हेलो फ्रेंड्स, मैं संतोष कुमार आईएएस मैनिया में आप लोगों का फिर से स्वागत है। तो चलिए आज हम लोग अगले क्लास शुरू करते हैं। यानी कल हम लोग मीर जाफर के बारे में पढ़ चुके थे कि मीर जाफर कैसे अंग्रेजों की मांग से तंग आकर अपना हाथ खड़ा कर देता है। उसके बाद उसको गद्दी से अंग्रेज उतार देते हैं और फिर उसके बाद मीर कासिम को राजा बनाते हैं। ठीक है। और मीर कासिम जो था वो मीर जाफर का दामाद था। ठीक है। तो कहा जाता है कि मीर कासिम राजा बनने के लिए 29 लाख रुपए नगद तथा बर्धमान, मिदनापुर और चटगांव ये तीन वो जो जिला है वो अंग्रेजों को दे देता है, गिफ्ट में देता है कि मतलब अंग्रेज हमको राजा बनाए तो उनको गिफ्ट में हम ये दे देते हैं, जिससे अंग्रेज बहुत खुश भी होते हैं। ठीक है। अब 1760 से लेकर 63 तक ये मीर कासिम राजा बनता है, 3 साल रहता है ये। और 1760 में कहा जाता है कि जो 1760 में जब ये मीर कासिम जब राजा बनता है तो इसके बारे में कहा जाता है एक अंग्रेज ही थे जिनका नाम था बेंसीटाट। इसको क्रांति की संज्ञा दे दी हो, यानी मीर जाफर को गद्दी से हटाकर मीर कासिम को गद्दी पर बैठाना, इसको क्रांति की संज्ञा दे दी है। और क्रांति का संज्ञा देने का उनका अपना अलग मान्यता होगा। यानी उनको जब उनको मीर कासिम से पैसा मिलता रहा, जैसे 29 लाख रुपया मिल गया, फिर 3 जिला का अंग्रेजों की जमींदारी मिल गई, उससे खुश होकर क्या बोलते हैं कि 1760 ईस्वी एक तरह से ये बंगाल में क्रांति के रूप में है। तो बेंसीटाट महोदय इसको क्रांति मान लेते हैं। लेकिन देखिए इसको क्रांति मानना उचित नहीं है, क्योंकि देखिए क्रांति का मतलब होता है कोई अमूलचूल परिवर्तन, लेकिन बंगाल में तो ऐसी कोई परिवर्तन देखने को मिल नहीं रही है। यानी एक कठपुतली नवाब को गद्दी से हटाकर दूसरे कठपुतली नवाब को गद्दी पर बैठाना, इसी को क्रांति मानते हैं। और क्रांति ऐसे ही थोड़े हो जाती है कि क्रांति हो गया। क्रांति में कहा जाता है कि छोटे मोटे कोई भी परिवर्तन होनी चाहिए, लेकिन उस समय बंगाल में ऐसी कोई परिवर्तन देखने को नहीं मिलती है। तथा दूसरा कारण यह है कि बंगाल का जनता निष्क्रिय थी और बंगाल को जनता का भी कोई मतलब नहीं कि कौन राजा बन रहा है, कोई नवाब बन रहा है, कौन हट रहा है, कौन आ रहा है, उसे बंगाल की जनता को कोई मतलब नहीं है। ठीक है। तो एक तरह से देखा जाए तो ये 1760 का ईस्वी जो बेंसीटाट महोदय क्रांति की संज्ञा देते हैं, ये कहीं से भी मानना उचित नहीं है। ठीक है। तो चलिए अब हम लोग चलते हैं मीर कासिम। देखिए मीर कासिम 1760 से लेकर 1763 तक रहता है। और कहा जाता है कि मीर कासिम एक बहुत ही इंटेलेक्चुअल आदमी था। जैसे ही वो राजा बनता है, अपने आप को मीर कासिम कहा जाता है कि सद्दाम हुसैन के जैसा व्यवहार करने लगता है, यानी अपने आप को बंगाल का सद्दाम हुसैन समझ लेता है। ठीक है। और एक तरह से था ही, अंग्रेजों को हमेशा आंख दिखाया है ये मीर कासिम। और कहा जाता है कि ये मीर जाफर से अलग था ये, क्योंकि मीर जाफर तो बार बार अंग्रेजों को कुछ ना कुछ देता रहा, लेकिन मीर कासिम थोड़ी ही दिन के बाद उसको समझ में आ गया कि नहीं अंग्रेज ये ऐसे सुधरने वाले नहीं है। ठीक है। जितना ज्यादा इनको दिया जाएगा उतना ही ज्यादा हमसे ये डिमांड करेंगे। तो मीर कासिम कहा जाता है ये कि बंगाल का ये सद्दाम हुसैन बन गया था। ठीक है। वो इराक वाला सद्दाम हुसैन। अब इसने क्या किया था मीर कासिम, इसने राजनीतिक सुधार करने का प्रयास किया। मीर कासिम पहला कदम राजनीतिक सुधार करने का प्रयास करता है और अपनी राजधानी जो है ये मुर्शिदाबाद से मुंगेर लेकर जाता है ये। ठीक है। ये राजनीतिक सुधार में पहला काम किया था, अपनी राजधानी को चेंज कर दिया मुर्शिदाबाद से मुंगेर। उसके बाद जैसे ही अंग्रेजों को पता चलती है कि अरे राजधानी चेंज कर रहा है, ऐसी क्या बात हो गई, अंग्रेज पूरी तरीका से शंका के निगाहों से मीर कासिम को देखने लगे कि आखिर ऐसी क्या बात हो गई कि तुम राजधानी चेंज कर दिए। लेकिन कहा जाता है कि मीर कासिम इसके बारे में कोई जवाब नहीं देते हुए अपना काम करते रहा और राजधानी परिवर्तन कर दिया। और अंग्रेजों को वहीं से शंका हो गई कि ये आदमी थोड़ा सा क्या है, लग रहा है कि हमारे लिए खतरा की घंटी है। और रियल में ही अगर सही में देखा जाए तो मीर कासिम अंग्रेजों के लिए एक तरह से खतरा का घंटी ही था। ठीक है। अगला पॉइंट है ये आर्थिक सुधार किया है मीर कासिम। अब देखिएगा आर्थिक सुधार में ये क्या करता है, इसने जमींदारों से जुर्माना वसूला एवं असंतुष्टों को अपने पक्ष में मिला लिया। जितने भी जमींदार थे जो कालाबाजारी किया करते थे, बेईमानी किया करते थे, उनसे जुर्माना वसूल किया। ठीक है। तथा जितने भी असंतुष्ट लोग थे उनको अपने में क्या कर लिया, अपने में मिला लिया। ठीक है। सारे टैक्स में 3/32 की बढ़ोतरी कर दी। जितने भी टैक्स थे उसमें 3/32 बढ़ोतरी कर दी। एग्जाम में क्वेश्चन ये पूछा हुआ है, इसको ध्यान से देखिएगा। जितने सारे टैक्स थे उसमें कितना बढ़ोतरी किए, 3/32 बढ़ोतरी कर दी थी। ठीक है। अगला पॉइंट है इसने खिजरी जमा कर को लेना शुरू कर दिया। जो इस कर को अधिकारी छुपाते थे, एक खिजरी कर हुआ करता था, टैक्स हुआ करता था, उस टैक्स को मीर कासिम लेना शुरू कर दिया। क्योंकि वो जो टैक्स अधिकारी लेते थे, इस कर को अधिकारी यानी जो ये टैक्स था खिजरी कर, उसको ऑफिसर जितने भी अधिकारी थे वो
छुपा लिया करते थे। लेकिन मीर कासिम क्या कर दिया, वो टैक्स को लेना शुरू कर दिया, यानी खिजरी लेना शुरू कर दिया। एग्जाम में क्वेश्चन ही पूछा हुआ है, ठीक है। अगला पॉइंट है, कासिम को, देखिए कासिम को पता था कि पहले हमको अर्थव्यवस्था मजबूत करनी है, ठीक है। अगर देखिए ऐसे भी आप लोग सोचिए कि जिस देश की अर्थव्यवस्था जितनी ही ज्यादा अच्छी होगी, मजबूत होगी, उसका राज व्यवस्था और सैन्य व्यवस्था अपने आप मजबूत होती चली जाएगी। इसका सबसे बड़ा एग्जांपल अमेरिका ले सकते हैं। यानी अमेरिका का अर्थव्यवस्था कितना ज्यादा है, बहुत मजबूत है, तो उसका राज व्यवस्था भी मजबूत है तथा उसका सैन्य व्यवस्था भी बहुत मजबूत है। यानी अमेरिका के मिलिट्री जो है अपने मतलब पूरी दुनिया के सबसे अच्छे मिलिट्री में गिने जाते हैं, ठीक है। तो जिस देश की अर्थव्यवस्था जितनी ज्यादा अच्छी रहेगी, उस देश की मिलिट्री तथा राज व्यवस्था दोनों क्या रहेगी, अपने मतलब बहुत अच्छा रहेगी, ठीक है। देखिए मीर कासिम अपने प्रशासनिक खर्च को कम किया एवं सैनिकों को बकाया रकम को प्रदान किया। यानी क्या किया मीर कासिम की, जो उसका प्रशासनिक खर्च थे उसको क्या किया, कम किया, तथा जितने भी सैनिक का बकाया रकम था जो मीर जाफर के काल में वो पेमेंट नहीं कर पाया था। पेमेंट करता कहां से मीर जाफर, वो तो बेचारा अंग्रेज के डिमांड को ही पूरा कर रहा था, तो सैनिकों को पेमेंट करता कहां से। लेकिन मीर कासिम क्या करता है कि जितने भी सैनिकों को वेतन नहीं मिला था उसको मीर कासिम क्या करता है, खजाना से पहले अपने सैनिकों को वेतन देता है, ठीक है। उसके बाद क्या करता है कि मीर कासिम अपने जो भी सैनिक में नियुक्त करता है, जो भी यानी ऑफिसर को नियुक्त करता है, अपने अधिकारी को नियुक्त करता है, वो एक तरह से देखा जाए तो पढ़े लिखे अधिकारियों को नियुक्त करता है, जो योग्य हो, दक्ष हो, सैनिक दृष्टि से या राजनीतिक दृष्टि से जो पूरी तरीके से दक्ष हो, उन्हीं को क्या करता है कि अपने सेना में तथा अपने प्रशासन में नियुक्त करता है। कौन, तो मीर कासिम, ठीक है। तो इसके बारे में इतना पॉइंट है, इसको आप लोग ध्यान से देखिएगा। चलिए आगे हम लोग देख लेते हैं मीर कासिम का सैन्य सुधार, ठीक है। मीर कासिम का सैन्य सुधार, देखिए पहला पॉइंट है, इसने फ्रांसीसी तर्ज पर अपनी सेना बनाई एवं मुंगेर में तोपखाना स्थापित किया। क्या करता है मीर कासिम कि फ्रांसीसी के तर्ज पर, जो फ्रांसीसी थे उन्हीं के तर्ज पर अपना सेना को बनाता है तथा मुंगेर में एक तोपखाना की स्थापना करवाता है, ठीक है। यही चीज अंग्रेजों के कान में खटक गया था। यही चीज क्या हुआ, जैसे ही तोपखाना बनाता है अंग्रेजों को लग गया कि ये क्या कर रहा है, बगैर हमसे पूछे, अरे मैंने तुमको राजा बनाया, तो राजा बनाया तो तुम चुपचाप कठपुतली बने रहो, जैसे कि जाफर बना हुआ था। लेकिन मीर कासिम ऐसा व्यक्ति नहीं था, एक तरह से महत्वाकांक्षी व्यक्ति था। जैसे ही तोपखाना बनाता है उसके बाद अंग्रेजों को कान खड़े हो जाते हैं, ठीक है। जैसे आज मान लीजिए कोई देश, ईरान हो या इराक हो या फिर ये इजराइल हो, कोई न्यूक्लियर प्लांट अगर कोई बनाता है तो वहां अमेरिका कूद जाएगा, भाई तुम क्यों बना रहे हो। तो वैसे ही उस समय अंग्रेज थे, जैसे ही देखा कि तोपखाना की स्थापित कर दिया मुंगेर में, उसके बाद अंग्रेज पूरी तरीके से उस पर कूद पड़े कि आखिर तुम बगैर हमसे पूछे तुम तोपखाना कैसे बना रहे हो, मतलब तोपखाना जो तुम स्थापित मुंगेर में कर रहे हो तुम किससे पूछ कर किए हो। ये अंग्रेज पूछते हैं मीर कासिम से, ठीक है। अगला पॉइंट, कासिम ने मुंगेर में तोपखाना लगाया और इसके लिए बारूद चाहिए थी जिस पर कंपनी का एक अधिकार था। देखिए तोपखाना तो वो लगा दिया, लेकिन जो तोप बनाने के लिए बारूद की आवश्यकता थी, तो वो बारूद पर किसका मोनोपोली था, यानी बारूद पर कंपनी का एक अधिकार था, यानी अंग्रेजों का उस पर एक अधिकार था। तब तोपखाना के लिए मतलब तोप चलाने के लिए जो तोप होता है, गोला बारूद बनाने के लिए बारूद तो चाहिए ही। तो क्या होता है कि एक आर्मेनिया का व्यापारी था, इसने नवाब के निजी इस्तेमाल के लिए कुछ सोना खरीदा। एक आर्मेनिया एक देश है, वहां का एक व्यापारी था, इसने नवाब जो थे, नवाब के निजी व्यापार के लिए कुछ सोना खरीदा था, ठीक है। जिससे कंपनी को शंका हो गई और कंपनी को और शंका हो गई। जैसे ही देखा कि आर्मेनिया के व्यापारी से नवाब सोना खरीद रहा है, उसके बाद अंग्रेज को और शंका हो गई। अब अंग्रेज घबराने लगे कि तोपखाना अगर बना देगा तो फिर हो सकता है कि हम लोग पर ही ना अटैक कर दे। लेकिन खैर वैसी मंशा इसकी नहीं थी, ठीक है। अगला पॉइंट है, पटना में कंपनी का एक एजेंट था जिसका नाम था एलिस। यहां से क्वेश्चन आया हुआ है, पटना में यानी ये जो बिहार की राजधानी पटना है, यहाँ पर कंपनी का एक एजेंट था जिसका नाम क्या था, एलिस नाम था, ठीक है। इसने सिपाही भेजा मुंगेर में नवाब के महल को तलाशी लेने के लिए। एलिस क्या करता है कि अपना एक सिपाही भेजता है मुंगेर में मीर कासिम के महल को तलाशी लेने के लिए, ठीक है। अब एक बात बताइए, कोई
डीएम है, मान के चलिए डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट है, अब उनके जो ऑफिस को तलाशी लेने के लिए कोई सिपाही जाएगा तो उनको तो बुरा लगेगा ही, और लगना भी चाहिए, क्योंकि ये मीर कासिम एक राजा है और सिपाही उसके महल को तलाश करने जा रहे हैं। अब बताइए कासिम को बुरा लगेगा कि नहीं? एकदम बुरा लगेगा। यही पर क्या होता है कि मीर कासिम और कंपनी के बीच दरार पैदा हो जाता है, यानी रिफ्ट, यानी जो दरार बोलते हैं ना, यहीं पर पैदा हो जाता है। क्योंकि कासिम को भी लगता है कि भाई हमारी भी तो इज्जत है, ये तुम एक सिपाही भेजकर हमारे महल को तलाशी दिवा रहे हो, क्या ही मतलब, इसका मतलब क्या है? मैं एक राजा हूँ, राजा के हैसियत से गद्दी पर बैठा हूँ, और तुम एक सिंपल सा सिपाही भेजकर हमारे पूरे महल को मतलब तलाशी लिवा रहे हो, ये क्या है? तो कासिम यहीं से गुस्सा हो जाता है, मीर कासिम यहीं से अंग्रेजों से थोड़ा सा नफरत करने लगता है। ठीक है, अगला पॉइंट है, मीर कासिम ने फोर्ट विलियम के गवर्नर को एक पत्र लिखा। मीर कासिम क्या करता है कि उस समय फोर्ट विलियम का गवर्नर जो थे उनका नाम था बेंसीटाट, वही बेंसीटाट जिन्होंने इसकी 1760 ईस्वी को क्रांति की संज्ञा दे दिए थे, उन्हीं के पास एक पत्र लिखा, और पत्र लिखा और बोला कि देखिए ऐसा आप लोग क्या करवा रहे हैं, हमारी भी तो कोई इज्जत है, ये क्या है कि मतलब एक सिपाही भेजकर हमारी या बेइज्जती करवा रहे हैं। ठीक है, कम से कम हमारी और हमारी जनता को भी तो इज्जत रखिए, ऐसा क्या है, मतलब मैंने ऐसा क्या कर दिया है? अरे भाई तो खाना स्थापित किए हैं तो आइए, आप लोग कोई अधिकारी आइए, हमसे मिलिए और बात कीजिए, मैं भी तो एक राजा की हैसियत से बैठा हूँ और आप एक सिपाही भेजकर हमारी धज्जियां उड़ा रहे हैं। ठीक है, यहीं से वो गुस्सा हो जाता है मीर कासिम। इसके बाद एक समझौता होता है बेंसीटाट और कासिम के बीच आंतरिक व्यापार को लेकर, जिसे मुंगेर समझौता के नाम से जाना जाता है। फिर क्या होता है कि बेंसीटाट और मीर कासिम के बीच एक समझौता होता है। ठीक है, और इस समझौता को मुंगेर समझौता के नाम से जाना जाता है। तो आइए हम लोग देख लेते हैं कि आखिर ये मुंगेर समझौता है क्या। ठीक है, देखिए मुंगेर समझौता ये क्या है? मुंगेर समझौता होता है बेंसीटाट और कासिम के बीच होता है मुंगेर समझौता। और इसमें क्या क्या होता है, तो इसमें पहला पॉइंट देखिए, इसमें क्या होता है कि कंपनी जितनी भी वस्तु खरीदेगी उसका क्रय मूल्य का 9% नवाब को देगी। यानी इसमें ये होता है कि कंपनी जितनी भी वस्तु खरीदेगी, ठीक है, यानी क्रय मूल्य, कॉस्ट प्राइस पर जितने भी खरीदेगी उसका 9% किसको देगी? तो नवाब को देगी। इस समझौता का पहला पॉइंट था ये। ठीक है, दूसरा क्या है? दस्तक देने का अधिकार सिर्फ नवाब को होगा, यानी वही दस्तक जिसके बारे में हम लोग पीछे पढ़ चुके हैं, यानी दस्तक देने का अधिकार किसका होगा? तो वो सिर्फ नवाब का होगा। अब सिर्फ नवाब ही दस्तक दे सकता है, बाकी कोई नहीं। ये दूसरा चीज था ये। तीसरा बात क्या हुई इसमें? कंपनी और नवाब के बीच जो भी विवाद होगा उसमें नवाब का निर्णय मान्य होगा। यानी कंपनी और नवाब के बीच जो भी विवाद होगा, जो भी झगड़ा होगा, उसमें नवाब का निर्णय होगा, उसी को माना जाएगा। ठीक है, जब ये समझौता कलकत्ता काउंसिल के पास पहुंचा तो वह नहीं माना। कहा जाता है कि जब ये समझौता में 3 बातें हुई और तीनों बातें जब ये कलकत्ता काउंसिल के पास पहुंची तो कलकत्ता काउंसिल इस समझौता यानी इस एग्रीमेंट को मानने से इनकार कर दिया और इस एग्रीमेंट को फाड़कर वो फेंक दिया। ठीक है, इस एग्रीमेंट को क्या कर दिया? फाड़ के फेंक दिया, जिसके बाद ये एक तरह से ये संघर्ष में बदल गई। यानी अब क्योंकि वो समझौता माने नहीं कलकत्ता काउंसिल, तब क्या होगा? दोनों में लड़ाई संभव है, और यही क्या हो गया? आगे चलकर संघर्ष में बदल गया। ठीक है, अगला पॉइंट है, जब इस समझौते को फाड़ा गया तो कासिम ने एक अलग कदम उठाया, उसने आंतरिक कर को समाप्त कर दिया। जब इस समझौता को कलकत्ता काउंसिल के द्वारा फाड़ दिया गया तो कासिम एक अलग कदम उठाता है और कहता है कि उसने आंतरिक कर को कासिम ने क्या किया कि आंतरिक कर को समाप्त कर दिया। अब ना ही अंग्रेज आंतरिक कर देंगे और ना ही भारतीय आंतरिक कर को देंगे। ठीक है, फिर कलकत्ता परिषद ने इस निर्णय का विरोध किया। इसी मुद्दे को लेकर दोनों में झपड़ शुरू हो गई। यानी जैसे ही मीर कासिम बोलता है कि ये जो आंतरिक कर को समाप्त किया और बोलता है कि आंतरिक कर ना भारतीय देंगे ना कंपनी देगी, उसके बाद क्या होता है? ये कलकत्ता काउंसिल इसका विरोध करता है तथा दोनों के बीच, कलकत्ता काउंसिल और ये मीर कासिम दोनों के बीच क्या होती है? झपड़ी शुरू हो जाती है, यानी लड़ाई का माहौल बन जाता है। ठीक है, अब अगला पॉइंट है, देखिएगा, मीर कासिम को पता था कि हम कंपनी से अकेले नहीं लड़ पाएंगे, क्योंकि उसको मालूम था कि कंपनी बहुत बड़ी चीज बन गई है अब और हम अकेले हैं। तो कासिम को पता था कि हम कंपनी से अकेले नहीं लड़ पाएंगे, इसीलिए वो अवध के नवाब सुजाउद्दौला के पास चला जाता है। ठीक है, जाकर सुजाउद्दौला के यहाँ पर शरण लेता है और वहीं पर त्रिगुट का निर्माण होता है।
जैसे ही सुजाउदौला के पास मीर कासिम जाता है तो वहीं पर क्या होता है, त्रिगुट का निर्माण होता है। और इस त्रिगुट में 3 लोग होते हैं, ध्यान रखिएगा। एक तरह से ये बक्सर का युद्ध का यहाँ पर बीजारोपण हो रहा है, ठीक है। त्रिगुट में पहले होते हैं सुजाउदौला जो अवध के नवाब थे, ठीक है। दूसरे हैं मीर कासिम, ये बंगाल के अपदस्थ नवाब हैं, यानी निकाले गए नवाब हैं। और तीसरे हैं मुगल सम्राट शाह आलम द्वितीय, यानी यही त्रिगुट का निर्माण बनता है। पहला है अवध के नवाब सुजाउदौला, दूसरे हैं बंगाल का भगाया हुआ यानी भगोड़ा नवाब मीर कासिम, और तीसरे हैं मुगल सम्राट शाह आलम, ठीक है। तो यही त्रिगुट का निर्माण होता है, ठीक है। और यही त्रिगुट का निर्माण आगे चलकर बक्सर की लड़ाई होती है। अब इसमें देखिए, देखा जाए तो शाह आलम अंधे थे, मीर कासिम को देखा जाए तो एक तरह से लंगड़ा हो गया था, बाकी ये अवध के नवाब सुजाउदौला एक तरह से ये बेवकूफ ही थे, बहुत ही बेवकूफ भरा ये काम किए हैं, ठीक है। तो देखा जाए तो यहाँ पर अंधा जो है लंगड़ा के पीठ पर चढ़ गया है और बोलता है कि भागो भागो भागो, और हमको रास्ता कौन दिखाएगा, तो ये बेवकूफ दिखाएगा ये। और बहुत ही कमजोर, तीनों जो होते हैं देखने के लिए बहुत बड़े हैं लेकिन अंदर से बहुत ही कमजोर होते हैं, ठीक है। और इन तीनों का टक्कर दुनिया के सबसे सर्वश्रेष्ठ सैनिकों यानी सबसे सर्वश्रेष्ठ देश के बीच थी, जो कंपनी थी। और उस कंपनी यानी तीनों में टक्कर होती है और आगे चलकर यही बक्सर की लड़ाई में तब्दील हो जाती है, ठीक है। तो मीर कासिम के लेकर इतना चीज है, तो आप लोग इसको अच्छे से रिवीजन कीजिएगा। और अगला क्लास हम लोगों का होगा बक्सर की लड़ाई तथा इलाहाबाद की संधि, ठीक है। धन्यवाद।